हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9 थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब ये वीडियो क्या कहती है, ये टॉपिक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। द ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या है कि पर्टिकुलर ईयर के दौरान जर्मनी में एक तरह से पूरा मंदी का दौर स्टार्ट हो गया था। अब ये देखिए कैसे हुआ था। अब 1924 से 28 के अराउंड जो है जर्मनी की इकॉनमी एकदम से वीक हो गई थी। ओके अब जैसे कि एज वी हैव हर्ड द प्रीवियस वीडियो, हमने जो प्रीवियस वीडियो में भी सुना था और समझा था वो क्या था कि अमेरिका मीन्स यूएसए ने अपने डॉवेस प्लान के तहत, जो पिछली वीडियो में मैंने उसे डॉन्स प्लान बाय मिस्टेक बोल दिया था, दैट इज़ द डॉवेस प्लान। उसमें अमेरिका जो है जर्मनी की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था, बट जर्मनी को रिकवरी अपनी यूएसए से मिल रही थी। जर्मनी रिकवरी जो मिल रही थी बाय द शॉर्ट टर्म लॉन्स फ्रॉम यूएसए, बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। What is the Wall Street Exchange? This is the stock exchange of USA, and as in our country there is a stock exchange like the Bombay Stock Exchange. तो किसी भी कंट्री की, किसी भी इकॉनमी की जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो इकॉनमी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, वो हमें स्टॉक एक्सचेंज से उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन का पता चल जाता है इकॉनमी की। तो हर एक कंट्री की इकॉनमी की के फ्लॉरिशनेस हम उससे किससे जान सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से। तो यूएसए में स्टॉक एक्सचेंज जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई थी, खत्म हो गई थी एक तरह से ये कह सकते हैं। और लोगों ने, वो कैसे हो गई थी आप ये देखिए, पीपल सोल्ड देयर शेयर फियरिंग द फॉलिंग इन द प्राइस। लोगों ने अपने शेयर जो है धड़ाधड़ बेच दिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे शेयर्स के प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, उस दौरान जब लोगों ने अपने प्राइसेस सेल किए थे, एक दिन में 14 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को एक सिंगल डे पे 13 मिलियन शेयर्स जो है वो बेचे गए थे। ओके, जब इकट्ठे 13 मिलियन शेयर लोगों ने बेच दिए, मींस कंपनी में जो लोगों का पैसा लगा हुआ था, जो शेयर्स होते हैं ना, वो शेयर्स कहाँ से आते हैं? कंपनी जो होती है ना अपने शेयर्स इशू करती है, जिसके दौरान वो शेयर्स लोग खरीदते हैं। और जब लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी में जितने शेयर्स कोई पर्टिकुलर पर्सन खरीद रहा है, सपोज 10,000 के खरीद रहा है, 20,000 के खरीद रहा है, तो वो पैसा जो है उसका उतना कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। अब आप ये देखिए 13 मिलियन शेयर जो है एकदम से बिक जाते हैं। बिकने का मतलब क्या है? सेल होने का मतलब क्या है कि लोगों ने शेयर्स बेच दिए, जितने बेचे हैं शेयर्स कंपनी उन्हें उतना पैसा रिटर्न करेगी। तो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ से वहाँ पे यूएसए में इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर स्टार्ट हो गया था। अब आप ये देखिए, जब एक कंट्री में खुद में डिप्रेशन में आई हुई है तो हाउ दैट कंट्री कैन हेल्प द अनदर कंट्री। अब वो जर्मनी की हेल्प कैसे कर देगी जब यूएसए में खुद ही नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फॉल बाय हाफ। नेशनल इनकम यूएसए की आधे से ज़्यादा या हाफ जो है वो फॉल हो गई थी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है सारा का सारा वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था, क्योंकि यूएसए जो है एक रिचेस्ट कंट्री में काउंट होता था और यूएसए की नेशनल इनकम हाफ से भी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो इसका इफेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड पड़ा था। मींस फैक्ट्रीज जो हैं यूएसए में शट डाउन हो गई थी, फार्मर्स जो हैं बुरी तरह से हिट कर गए थे, एंड जो स्पेकुलेटर्स थे दे आर विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो उसमें शेयर मार्केट में अपना पैसा जो है स्पेकुलेशन में लगाते हैं, सट्टेबाजी में लगाते हैं। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन जो है अराइज हो गई थी। तो इस दौरान क्या हुआ था? अब आप ये देखिए कि दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ से इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, जिसके तहत जो है यूएसए की नेशनल इनकम आधे से ज़्यादा खत्म हो गई थी। अब जिसके चलते क्या हुआ, अब इसका इफेक्ट तो नो डाउट जर्मनी की इकोनॉमी पे पड़ना था, बिकॉज जर्मनी वॉज गेटिंग द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यूएसए। देन द जर्मनी इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस किसका था? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ यूएसए। क्लियर? एंड बाय 1932, अब यूएसए में आया था इकोनॉमिक क्राइसिस 1929-28 के अराउंड, और 32 में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ 1929। अब यूएसए से हेल्प भेज रहा था जर्मनी को, तो जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। तो लेकिन 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था 1929 के कंपैरेटिवली 40% जो है वो डाउन हो गया था, और वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड पेड रिड्यूस्ड वेजेस। कई वर्कर्स जो है उनकी जॉब उनसे
चली गई थी और जो काम कर रहे थे वो अपनी वेजिस, लो वेजिस पे वर्क कर रहे थे। और इस दौरान क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगभग 6 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। अब जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो क्या करेंगे, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज्ड, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज हो गई थी। मीन्स लोग जो है चोरी तकारी, डकैती, ये इन सब चीज़ों में ये सब एक्टिविटीज़ करने लगे थे। ओके, देन इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में बढ़ता जा रहा था क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज़ एंड फियर्स इन द पीपल। लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी एंशियस हो गए थे कि ऐसा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस चलता रहा, जिस कंट्री से हमें हेल्प मिल रही थी और वो कंट्री अब हेल्प नहीं दे रही है, तो फिर ऐसा कब तक चलेगा। क्लियर। तो जो मिडिल क्लास पीपल थे उनकी इनकम और सेविंग्स जो थी वो कम होती जा रही थी। और वो क्यों कम हो रही थी, बिकॉज वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल, हमारी करेंसी की वैल्यू यहाँ पे डाउन होती जा रही थी। ओके, एंड बिजनेस गॉट रुइंड एंड फॉल इन एग्रीकल्चर, प्राइस अफेक्टेड पीजेंट्री। और बिजनेस जो थे वो रुइंड मीन्स खत्म होते जा रहे थे और एग्रीकल्चरल जो गुड्स थी उनके जो प्राइसेस थे वो भी डाउन हो गए थे। और इसकी वजह से एक फीलिंग अराइज हो रही थी, दैट वाज द फीलिंग ऑफ प्लोरेनिजेशन। एंड ये प्रोलेनिजेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है, टू बिकम इम्पावरिश्ड टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास। इसका पर्टिकुलर आप इसका मीनिंग देखिए, समझिए इसको क्या है। अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। प्रोलेरिनाइजेशन का मीनिंग है एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक, मीन्स वर्किंग क्लास में आप जिस रैंक पे काम कर रहे हो उससे लो रैंक पे काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब बिजनेस खत्म हो रहे हैं, बिजनेस गॉट रुइंड, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी कहते हैं पीजेंट्री भी एकदम से उनके प्राइसेस फॉल हो गए हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको जो काम मिलेगा वही काम करोगे। तो वर्किंग क्लास के जो रैंक्स थे वो रिड्यूस हो रहे थे, उन्हें रिड्यूस होने का एक तरह से एंग्जाइटी, डर था, और वर्ड स्टिल, और कहीं तो रिड्यूस हो भी चुके थे, काम खत्म हो चुके थे, एंड अनएम्प्लॉयड, और वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ठीक है, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर। ओनली कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते थे उन्होंने ही अपनी रैंक को कुछ हद तक सेव करके रखा हुआ था। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकंड देयर बार्गेनिंग पावर, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो थी उन्होंने उनकी बार्गेनिंग पावर को वीक कर दिया था। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते जो है ये सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। उसके बाद का व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। अब जितनी भी सारी ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी जर्मनी में, जो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, अब इसका इन सभी प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या निकला था। अब ये देखिए, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड चेंज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द जर्मनी। अब ये जितने भी इकोनॉमिक डिप्रेशन की, अब इकोनॉमिक डिप्रेशन पहले अराइज हुआ यूएसए में, यूएसए के बाद हुआ वो जर्मनी में, क्योंकि यूएसए उसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं भेज रहा था। तो इसका जर्मनी के ऊपर, उसकी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ा, देखिए कैसे हुआ। देखिए, जो वाइमर रिपब्लिक जो उस टाइम में जर्मनी में इस्टेब्लिश हो चुका था, सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वाइमर रिपब्लिक इन सभी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, देखिए, बिकॉज द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिएंट डिफेक्ट्स, क्योंकि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के अपने ही कुछ इनहेरिएंट डिफेक्ट थे। वो इनहेरिएंट डिफेक्ट क्या थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं थी जो मेजॉरिटी में हो, हमेशा वहां पे क्या रहता था, कोलिशन रूल करता था। आप ये देखिए हमारी कंट्री में कैसी है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जिससे सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, वही पार्टी जीतती है और वही कंट्री में रूल करती है। लेकिन जैसे अब हमारी कंट्री में बीजेपी चल रही है, लेकिन जर्मनी में उस टाइम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। मीन्स जितनी, जैसे कि सपोज 8 या 9 या 10 पार्टीज जो होती है ना, वो खड़ी होती हैं, किसी को 20% वोट मिलते हैं, किसी को 10% मिलते हैं, किसी को 30% मिलते हैं। जिसको जितने परसेंट वोट मिलते हैं ना, उतने ही वो राइट ले लेते हैं। राइट लेने का क्या मतलब है, वैसे ही वो पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूल करने लग जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी जो थी ना, वो कंट्री को रन नहीं कर रही थी। समझ में आ गई बात। तो ये मेन इसका डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो मेजॉरिटी में हो वो रूल नहीं कर रही थी, सभी पार्टियां रूल कर रही थी। तो एक कोलिशन चल रहा था वहां पे। तो अब ये देखिए आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 48 है, जिसके तहत क्या होता कि गेव प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को एक पावर मिली हुई थी उस आर्टिकल के तहत कि
प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी इंपोज कर सकता था, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, सिविल राइट को सस्पेंड कर सकता था, ठीक है। एंड सो देयर वॉज वल्नरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप, और ये सब क्या था, वल्नरेबिलिटी मीन्स वहाँ पे डिक्टेटरशिप को वल्नरेबल मीन्स चाहा जा रहा था कि वहाँ पे अपने आप ही मतलब सब कुछ जो था वो प्रेसिडेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता था, क्योंकि आर्टिकल 48 ने उसे इतनी पावर दे दी थी। अब एट द सेम टाइम क्या कर रहा था, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का इस वाइमर रिपब्लिक जो एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना हुआ था वहाँ पे, इसमें उनका कॉन्फिडेंस जो है एकदम से क्या हो गया, लॉस्ट हो गया था। अब लोग ये चाह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा हो जो हमारी कंट्री को आगे आके चलाए, ठीक है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ही क्या हुआ था, द राइज ऑफ हिटलर। नेक्स्ट टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आपने जितनी ये वीडियो हुई है आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर।